नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में पूर्व मंत्री सुरेश पांडे जी मौजूद हैं, जिनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। सर, आप समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री के रूप में रह चुके हैं। इससे पहले भी हमने आपका इंटरव्यू किया और लगातार काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पार्टी के आप एक वरिष्ठ नेता हैं और शिक्षक स्नातक का इस समय चुनाव चल रहा है MLC पद का, आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? प्रश्न ये है कि क्या किया जा रहा है, इसका तो जवाब मैं सीधा सीधा ये दूंगा कि मुझे जितने मेरे पास शिक्षक या ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट हैं मुझको समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिलाना चाहिए जी। और इसीलिए मैं बार बार लखनऊ से रायबरेली आया। मेरे पास अगर 10 भी वोट हैं या 12 भी वोट हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि मुझे उसमें कम से कम 10 या 12 वोट में 6 वोट आधे वोट मिलना चाहिए जी। क्योंकि कुछ हमारे दबाव में हैं, कुछ हमारे परिवार के हैं। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने या प्रत्याशी ने हमसे कांटेक्ट हमसे संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की। क्योंकि मैं मुलायम सिंह से संबद्ध हूँ, मुलायम सिंह के साथ संबद्ध रहूँगा। सिर्फ मैं उनकी बात पर, उनकी आन पर, उनकी शान पर जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं वोट दिलाऊँगा, भले मुझसे कोई कुछ कहे या ना कहे। आप पार्टी में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, तो आपको क्या साइडलाइन करके चुनाव लड़ा जा सकेगा? ये तो एक बहुत बड़ी बात है। हाँ। अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग साइडलाइन हैं, हाँ। तो ये तो प्रश्न नहीं, बहुत सारे लोगों में आप में तो बहुत सारा अंतर है। नहीं, सब पूर्व मंत्री नहीं रह चुके हैं। मैं संगठन में भी रहा हूँ जी। मैं संगठन में सेक्रेटरी का भी पद रहा है, कार्यकारिणी में मेरे पास सदस्य भी रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं आज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो मैं नॉन ऑफिशियल मेंबर भी रहा, STA कमेटी का मेंबर रहा, बिजली विभाग में भी रहा। ऐसा नहीं कि मुझे साइडलाइन करना न करना ये तो वो सोचें जो वोट मांग रहे हैं या पार्टी के लोग सोचें जी। लेकिन अफसोस हमें ये है कि किसी ने इस बात को नहीं कहा। जबकि मैंने ऐसा नहीं कि मुझको लोग नहीं जानते या नहीं पता लगा सकते मैं रायबरेली में हूँ या लखनऊ में हूँ। तो साइडलाइन का सवाल पार्टी में नहीं होता। पार्टी में होता है कि दायित्व निभाना, दायित्व में रहना, अपने नेता के प्रति वफादार रहना। तो मैं वफादारी की बात करता हूँ कि मैं उनके प्रति वफादार, वो मुझे पूछें या ना पूछें, वो नेता हमारे हैं, वो हमारे अभिभावक हैं। तो इसलिए मैं न उनसे अपेक्षा करता हूँ कि हमसे पूछें, न मैं ऐसा सोचता हूँ कि कहेंगे तब करूँगा। तो ये मेरा दायित्व है। जैसे मैं कैसा लग रहा, क्या लग रहा है आपको चुनावों को देखते हुए? क्या अपनी पार्टी के लिए क्या लग रहा है आपको कि कहाँ पे, किस पायदान पे आप खड़े अपने आप को देख रहे हैं अपनी पार्टी के? जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जी हक हुकूक की लड़ाई शक्ति से, जोर से, पावर से ये हमेशा हुआ। जो भी पार्टी पावर में रही वो दबाव की राजनीति करती है, पावर की राजनीति लगाती है, शक्तियों का अंडरग्राउंड अंडरहैंड पावर करती है। और ऐसा हो सकता है कांग्रेस के ज़माने से भी रहा हो और ये आरोप समाजवादी पार्टी पे भी लगे हों। मैं इसके ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं किया, लेकिन जहाँ तक हमारा ये है, मुलायम सिंह जी की कभी ये सोच नहीं रही। वो पाक साफ चुनाव में वे हमेशा रहे क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता इस तरीके की बात करके अपने को अपवादित करेगा। कितना आश्वस्त हैं आप, मतलब पार्टी के नेता जो आपके खड़े हैं MLC पद का जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? अब ये तो चुनाव है जी। एक तरफ गजराज है, दूसरी तरफ बकरी है जो पावर में नहीं रही। चुनाव के पहले आपने बकरी समझ लिया अपने प्रत्याशी को? तो क्या आप बकरी का योगदान, महात्मा गांधी ने बकरी का कितना कहा? मेरा बकरी कहने का मतलब ये नहीं कि एक हाथी की ऊंचाई है और एक बकरी की निचाई है। तो मैं ये नहीं कहता कि हम लड़ेंगे नहीं। पिछले बाई इलेक्शन हुए उसमें भी लड़े, हमारे अच्छे वोट मिले। जबकि भारतीय जनता पार्टी को अगर निकाल के देखा जाए तो बाई इलेक्शन में उनका वोट परसेंटेज डाउन हुआ। आज अगर आज भाजपा से कोई लड़ रहा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ रही है जी। तो बकरी और ये आपका कहना, तो मेरा अर्थ ये नहीं है कि वो कद में एक बड़ा है, एक कद में एक छोटा है, क्योंकि सत्ता में नहीं, एक सत्ता नशीन है। चलिए, 2022 में विधानसभा के चुनाव सामने आए, मतलब अभी आने वाले हैं और उसको लेकर पार्टियों ने भी तैयारी भी शुरू कर दी, घेराबंदी भी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्ते को कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है अगर ये लोग एक होंगे तो क्या पार्टी क्या ठीक ठाक पोजीशन पे आएगी? चाचा भतीजे के बारे में क्या कहना है आपका?
इसमें क्या कहना है मुझे? ये तो सत्य है कि वो शिवपाल चाचा है और वो भतीजे हैं। पार्टी अब अलग अलग हो गई ना, उनकी पार्टी अलग बन गई, इनकी पार्टी अलग बन गई है और मेरा बहुत ऐसा- सारी अंदर खाने से खबरें आ रही हैं। मेरा ऐसा मानना है जी। कि जब तक मुलायम है हाँ। तब तक ये दिखता कुछ है, होता कुछ है। दिखता कुछ है, होता कुछ है। वो बात ठीक है। अपनी तरफ से सैफई में अखिलेश ने खुद प्रस्ताव रखा। अब शिवपाल भी बड़े नेता है। शिवपाल उस जमाने के नेता हैं जब अखिलेश पढ़ते थे। जी। और ये भी बात अपने में है कि जब पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए शिवपाल गए, वो अखिलेश जी गए, तो शिवपाल उनके गार्जियन बने। तो कई रिश्तों से उनका रिश्ता जुड़ा है। चाचा भतीजे का रिश्ता तो लड़ते झगड़ते सब जगह होता है, लेकिन टूट नहीं सकता। राजनीति के एक अलग अखाड़ा है। जी। दोनों अखाड़ेबाज हैं। शिवपाल पुराने अखाड़ेबाज है। अखिलेश इस वक्त मुख्यमंत्री चूंकि रहे तो उन्होंने सारे पैतरे जाने हैं। तो ये हम कैसे मान लें कि शिवपाल और अखिलेश का एक पारिवारिक संबंध नहीं है? पारिवारिक संबंध है। अच्छा, आपने बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखा। आप जिस तरह से पार्टी में थे, पूर्व मंत्री के रूप में थे, वरिष्ठ नेताओं के तौर पे थे। नरेश अग्रवाल जी आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, मुलायम सिंह जी से आपसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे स्मरण बताइए अपने, जो आपने देखा हो, आपको लगा हो कि नहीं, इसको कहते हैं लीडरशिप, जिसको आज की डेट में बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। कुछ स्मरण जो आपके पुराने हो हमसे शेयर करिए। अब प्रश्न ये है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? जी। मैं कहाँ से बताऊँ? बहुत सारे हमारी यादों में ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े पदों पे रहे। जी। उसमें कमलापति त्रिपाठी जी भी रहे, उसमें उनके सुपुत्र लोकपत त्रिपाठी भी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी रहे। मैं कहाँ शुरू करूँ? जहाँ से आप बताएं, जिसको आप कहें, अगर वो मेरे संपर्क में है तो मैं कुछ न कुछ ऐसी बातें ज़रूर कहूँगा जो लोग नहीं जानते। जाहिर सी बात है, जो आपने नाम 2 3 4 5 बताए मुझे अभी तक, उसमें से सभी जितने भी वरिष्ठ हैं, जिनका अपना राजनीतिक एक बहुत बड़ा एक औरा था जिसको कहते हैं, तो किसी के बारे में आप बताइए जो भी आपके स्मरण ऐसे रहे हो जो हमसे शेयर कर सकते हैं आप, कि आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई हैं। हमारे जान संज्ञान में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व आया जिसका नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था। जी। राजा माडा। शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद इलाहाबाद के ही बहुत कम लोग होंगे जो उस जमाने के रहे जानते होंगे कि वो बाई इलेक्शन भी लड़े थे। अच्छा। मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं पढ़ता भी था, नौकरी भी करता था, और चतुर्भुज शर्मा के यहाँ उनका पीए का काम भी करता था। इत्तेफाक से या संयोग से एक रात को मैं कुछ कागज़ देख रहा था, तो एक बड़े खूबसूरत से एक इंसान, बहुत ही खूबसूरत, और एक टोपी लगाए हुए, सफ़ेद धवल कुर्ता पैजामा पहने हुए एक शख्स मेरे सामने मेज़ पे खड़े थे। इत्तेफाक से मेरी नज़र गई तो मैंने पूछा, कहिए आपको किससे मिलना है? मेरा प्रारंभ राजनीति में था, लेकिन मैं बहुत बड़े नेता के साथ था। बुंदेलखंड के बाबू कहे जाते थे। जी। पूरे प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत के कैबिनेट में वो मंत्री रहे, कैबिनेट के। तो छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। तो उन्होंने कहा, मैं राजा माडा विश्वनाथ प्रताप सिंह हूँ। तो मैंने कहा, महाराज बैठिए। तो वो इलाहाबाद की भाषा में कह लेंगे, हम बैठब जरूर, लेकिन हमार तो से एक काम है। तो हमने कहा, बैठिए। बैठे तो कह, मुझको चतुर्भुज शर्मा से मिलना है, बाबू से मिलना है। जी। तो मैंने कहा, बेटे मैं देख के आता हूँ। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वो किसी से बात कर रहे थे, लेकिन इतना अधिकार उन्होंने हमको दे रखा था कि मैं उनको कभी कभी चतुर्भुज शर्मा जी को छेड़ सकता था। तो उन्होंने, हम कुछ देर हो रही थी, तो मैंने, जाड़े का वक्त था, तो मैंने उनसे कहा कि बाबू कोई राजा माडा है? तो वो खुद ही बोल पड़े, विश्वनाथ प्रताप। मैंने कहा हाँ। तो बोले कैसे? हमने कहा, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने छूटते ही कहा कि मैं उससे नहीं मिलूँगा। ऐसा क्यों? अब उसकी वजह तो वही जान सकते हैं, या आगे हम कुछ बता दें, शायद उससे निकल रहा है। बिल्कुल बताइए।
मैं लौट के आया, मैंने उनसे कहा कि पंडित जी किसी से बात कर रहे हो, नहीं मिले। वो कुछ थोड़ा हताश हो कि पहला चुनाव था, बाई इलेक्शन, नया नया चुनाव था। उन्होंने हमसे कहा कि नहीं हमको मिलना तो है। तो मैंने कहा कि आप परसों आ सकते हैं सुबह 7 बजे, कह आ जाएंगे। वो इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो सुबह सुबह टहलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। वो 7:30 बजे 7 बजे के आसपास बाहर बैठ के कुंजल करते थे और कोई नहीं होता था और मैं पहुंच जाता था। तो उन्होंने कहा आ जाएंगे। तो जाते जाते जब लौट के कहा तू मिलवा, ये इलाहाबाद की भाषा। तो मैंने कहा जब मैं आपको बुला रहा हूँ तो मैं मिलूँगा ही। कहीं ठीक है। मैं पहुँचा ही नहीं था, उससे पहले राजा साहब पहुँच गए थे। मैंने उनको बैठाया, मैंने जाके देखा वो कुंजल कर रहे थे। कुंजल करने के बाद वो नाश्ता करते थे। मैंने बिना उनसे पूछे उनको उठा के उनके सामने खड़ा कर दिया। जब मैं उनके सामने खड़ा कर दिया तो वो भी असहज से भी हुए और कुछ थोड़ा सा ये महसूस किया बात कर लेनी चाहिए। जी जी जी। उन्होंने बात किया। लेकिन राजा बोलो। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं बाई इलेक्शन हो रहा है, सुराव या माडा का कहीं था, मुझे याद पड़ता है शायद सुराव का था। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से टिकट मांग रहा हूँ और मेरी आप मदद करिए। तो उन्होंने कहा कि तुम मंगला प्रसाद से मिले। अब मंगला प्रसाद का जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ जी कि पहले कांग्रेस ऐसी नहीं होती जो वर्तमान है। जी। पहले मंडल वाइज नेता डेवलप करते थे, उनकी बातों को ध्यान दिया जाता था, उनकी बातों को वजन दिया जाता था। टिकट चुनाव के वक्त टिकट के समय उनकी बातों को प्रमुखता से लिया जाता। ठीक ठीक ठीक। तो इलाहाबाद मंडल के 2 सबसे बड़े नेता थे, मुजफ्फर हुसैन और मंगला प्रसाद। राजा साहब ने कहा नहीं, मंगला प्रसाद से हम मिले, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खैर बात आई गई हो गई। उन्होंने कहा सामने चंद्रभान गुप्ता रहते थे, कहीं चंद्रभान से मिले। उन्होंने कहा मैं आपसे मिलने के बाद अब मिलूंगा उनसे, क्योंकि ये सब लोग स्टारवर्ड थे, चंद्रभान गुप्ता, चतुर शर्मा। बात बड़ी लंबी हो जाएगी। तो एक दिन ऐसे ही दोपहर का वक्त मैं उनके पास पहुंचा तो मंगला प्रसाद जी बात कर रहे थे चतुर शर्मा से। मेरे सामने ही उन्होंने जिक्र किया कि राजा मांडा कोई है, विश्वनाथ प्रताप, वो टिकट मांग रहे हैं, तुम्हारी क्या उन्होंने छूटते कहा कि मैं उनको टिकट नहीं लेने दूंगा। उन्होंने कहा क्यों? खूबसूरत आदमी है, राजा है, मजाक के तौर पे। उन्होंने कहा महाराज एक बाई इलेक्शन है इलाहाबाद में, मैं राजे रजवाड़ों को टिकट नहीं देने दूंगा, मैं अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट दिलाऊंगा। ये भावना थी उस वक्त कांग्रेस की। जी। चतुर शर्मा ने कहा कि अगर मान लीजिए इंदिरा गांधी ने उसको टिकट दे दिया, तब उन्होंने कहा कि अगर वो कांग्रेस का टिकट पा गए, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे तो पंडित जी मैं उनको जितवाऊंगा। ये बात मेरी सामने की गई थी। एक दिन अचानक, अब वो बड़ी लंबी कहानी, मुझको राजा साहब मिल गए विधानसभा के पास। मैंने आवाज़ दी, मैं साइकिल से चला करता था, फूड कॉरपोरेशन में नौकरी करता था, मैं शाम को वहीं पानदरी बजा रहा था। तो मैंने आवाज़ दी, साइकिल खड़ा किया, हमने उनको ये सब बात बताई। तो राजा ने कहा सुरेश तू हमारी मदद कर दी है, अब फिर मिलब। उसके बाद बात आई गई चली गई। राजा साहब चुनाव लड़े, राजा साहब पे मेले हो गए, रॉयल होटल में रहने लगे। सामने श्री कृष्ण गोयल रहते थे, मेरी उनसे भेंट होती ना, उन्होंने तब उसका जिक्र किया। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक वो शख्स ज़मीन के से जुड़ा हुआ बाई इलेक्शन लड़ा, बाई इलेक्शन से एमएलए हुए, फिर इंचार्ज रायबली रहे और वो देश का प्रधानमंत्री। तो जब प्रधानमंत्री थे तब सुरेश पांडे से मुलाकात हुई थी उनकी? होती थी। जिस दिन उनको ओथ लेने था, ओथ लेने जाना था, वहीं मैं राजा साहब के घर, उनकी पत्नी सीता, राज बब्बर भी वहीं बैठे हुए थे। हम लोग चाय पिए और राष्ट्रपति भवन ओथ लिए, और ओथ लेने के बाद हमारी उनसे भेंट हुई। लेकिन प्रधानमंत्री को इतना कहा। अच्छा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे राजनीतिक जीवन में अपने आप, मतलब जिस तरह से आपने अपनी पारी खेली कुल मिला के, अभी भी आप हैं, कैसे देखते हैं तब की राजनीति और अब की राजनीति में? कितना अंतर देखते हैं आप? क्या लगता है, बातों का कोई वजन होता है, बोलने का कोई मतलब होता है, कोई मकसद होता है? मैं तो सिर्फ इतना कहूँ कि राजनीति सिर्फ भाग्य का खेल है। जी।
अगर आपके भाग्य में है तो राजा हैं, और अगर आपके भाग्य में नहीं है, आपकी ग्रह दशाएं अगर आप नहीं होंगी तो आप जिंदगी भर ऐसे ही सड़क पे घूमते रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा। कहने को कह देंगे मैं समाजवादी हूँ, कहने को कह देंगे मैं कांग्रेसी हूँ, कहने को कह देंगे बीएसपी का हूँ। लेकिन कुछ प्रमाण, कुछ ऐसे वास्तविकता है कि बिना भाग्य के राजनीति में कोई न कोई आता है और न बना भाग्य के राजनीति में किसी को कुछ मिलता है। अच्छा, आप यही देखिए कि ब्राह्मण नेता के तौर पे आप हैं, ब्राह्मण हैं, और जब चुनाव आता है तो ब्राह्मणों की बातचीत होने लगती है। मैंने परशुराम का सवाल आपसे किया था इससे पहले। अभी देखिए, आप इस एमएलसी पद का चुनाव हो रहा है, बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में भी हैं। कैसा लगता है आपको कि मतलब जब भी चुनाव आता है तो ब्राह्मणों की याद आ जाती है, उसके पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको दरकिनार कर दिया जाता है? आप एक ब्राह्मण नेता के तौर पे इस समय लगातार ब्राह्मणों को लेकर बातचीत उठ रही है। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, मैं ब्राह्मण जरूर हूँ। ब्राह्मण कोई, मेरा मानना है कि कोई जाति नहीं है जी। ब्राह्मण एक समाज में व्यवस्था है। समाज में ठाकुर, समाज में हरिजन, समाज में बनिया, वो अपने अपने कार्य के दायित्व से करते हैं, इसलिए वो जाने जाते हैं। मेरे मन में कभी ब्राह्मण और इसका नहीं रहा, हरिजन का कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा कि वो ब्राह्मण भी थे, बनिया भी थे, क्षत्रिय भी थे और हरिजन भी थे। हरिजन जैसे आगरा डिवीज़न का सबसे बड़ा नेता था हरिजन, गुलाब शेरा। अब लोग आज नहीं जानते, उनका लड़का एमएलए रहा अशोक शेरा। तो मैं कभी नहीं जानता, लेकिन जो सवाल आपने किया कि ब्राह्मण की बात लोग करने लगते हैं चुनाव पे और ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं देते, तो ब्राह्मण कभी तवज्जो का भूखा नहीं है जी। ब्राह्मण, वास्तविकता ये है कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है। कोई उसका सम्मान करे तो ठीक, कोई उसका सम्मान करे ना करे तो भी ठीक, लेकिन ब्राह्मण को कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता। वो एक ऐसी एक व्यवस्था है समाज में कि वो अपना काम करता है और लोगों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है। तो ब्राह्मण को कोई कुछ दे या कोई कुछ न दे। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती थी, उसका हंस देख लीजिए। बीएसपी आई, उसने ब्राह्मणों को आगे कहा, तिलक तराजू की बात कही, गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नाम तो लिया ही है। फिर समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नेता भी आए। अब बनिया को बीजेपी कही जा, पहले बनिया की पार्टी कही जाती थी कि वैश्यों की पार्टी है, शुरुआत है, लेकिन यहाँ अब कहा जाता है कि यहाँ ब्राह्मणों को भी समझ दी जाती है। तो ये समय यही राजनीति है। समयानुकूल समय के हिसाब से आदमी की कौन सी धारा, कौन सा विचार करके रास्ता करना है, इसलिए ये बनिया ब्राह्मण की बात की जाती है। वास्तविकता है वोटर तो सब है, सबके सहयोग से ठीक बात है मुख्यमंत्री बनता है, सबके सहयोग से एमएलए बनता है, ठीक बात है। लेकिन ये सोचने की बात है कि ये क्यों सोचा जाता है ठीक उस वक्त जब चुनाव होता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेबाकी से अपनी बातचीत को आपने हमारे साथ में रखा और आपने बहुत सारी पुरानी बातें भी हमारे साथ में शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। तो ये थे पूर्व मंत्री सुरेश पांडे जी, जो हमारे सीधे स्टूडियो में आए थे और बहुत सारी बातचीत उन्होंने की। उन्होंने राजनीतिक उतार चढ़ाव के बारे में बताया, उन्होंने बहुत सारी अपनी स्मृतियाँ हम लोगों से साझा की। हो सकता है फिर मुलाकात हो, और अगर लखनऊ से आएंगे तो हम फिर से आपसे इनसे रूबरू कराएंगे और अगले हफ्ते फिर किसी नए कार्यक्रम के साथ में मुलाकात होगी। इससे पहले आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी अभी बीमारी की कोई दवा नहीं बनी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनको जरूर फॉलो करिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।